खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आपने PDM का जलसा भी इस वीकेंड पे देखा। इसके साथ लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी गई और किसी किस्म की कोई तारीख नहीं दी गई, इसलिए लगता है कोई हतमी फैसला शायद इस ज़मीन में नहीं हुआ। मगर जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें जो हमने देखा वो मरियम साहिबा जो है आबाई जो कब्रिस्तान है भुट्टो ख़ानदान का, वहाँ गई और एक बड़ा अहम वाक़या था, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग से भी क्या नाराज़ है, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात क्या किसी एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले पे थे या ये महज अफवाहें थी। और नून लीग भी कोई क्लियर कट पोजीशन नहीं ले रही, वो कभी इंतज़ार में रहती है, उम्मीद में रहती है कि कोई मिल जाए आसरा, और फिर कभी धमकी देते हैं। तो इस धमकी के बीच लगता है मौलाना भी कभी इधर और कभी उधर देख रहे हैं। ये क्या मामला है? ट्रैक टू डायलॉग का क्या आगाज़ हो गया है? क्या पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते सरकार और रियासत के साथ भी चल रहे हैं? चलते रहते हैं, कोई हैरत की बात नहीं है, मगर हकीकत हाल क्या है? और फिर क्या जो क्रिकेट है पाकिस्तान का, इसकी मंजिल भी वही है जो हमारी हॉकी की मंजिल थी खुदा न खास्ता, या हमारी स्कॉश की जो मंजिल हुई? क्योंकि ICC ने जो रैंकिंग दी है और जो प्लेयर्स एक इंटरनेशनल टीम में, उसमें हमारा नाम तक भी नहीं है। भट्टी साहब, मेरा सवाल बड़ा ज़रा तकलीफ देह है, वो है ये कि जो आज मरियम साहिबा वहाँ गई हैं, उन्होंने भुट्टो साहब के फातिहा पढ़ी, ये आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हुआ है या चार्टर ऑफ बिट्रेल कंप्लीट हुआ है? देखें, आज चार्टर ऑफ अखलाकियात दफन हुआ है। कल आपने तकरीरें सबकी सुनी है। आसफ अली जरदारी ने सबसे खूबसूरत शॉट खेले। उन्होंने कहा बरसी के मौके पर अख्तर मैंगल का भी कोई वोट बैंक है, उनकी भी कोई इज्जत है, वो सियासी जमात है, अच्छे लफ्ज़ों में, और बड़े महमूद चकज़ई का भी और ANP का भी नाम नहीं लिया तो नून लीग का नहीं लिया। बेनज़ीर साहिबा ने कहा मुझे बहुत दुख है कि अल्लाह जना नसीब करे जुल्फ़कार भट्टो को। नहीं, मरियम नवाज माफी चाहता हूं मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने, बहुत दुख है मुझे कि कायदे वाम जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दे दी गई, बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। अच्छा, मुझे अचानक याद आ गया, और उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है, उन डिक्टेटरों का नाम लेवा भी नहीं है। उस मोहतरमा ने 11 दफ़ा कहा मुशर्रफ, एक दफ़ा ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिया, एक दफ़ा ज़ियाउल हक का नहीं लिया। कहते हैं मुराद भी कुछ चीज़ है, उनकी नाम लेवा भी नहीं है। नहीं मोहतरमा, सुनाए कुछ, पहले सुना दे तो फिर मैं थोड़ा सा उधेड़ूंगा आज। भट्टी साहब, एक फिक्रा सुन लें, मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, इससे बड़ा क्या नहीं, मैं अल्लाह ताला माफ करे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा, ये बिलावल साहब कह रहे हैं, वो खुद कहते थे कि मेरी रूहानी वाले। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले, आज थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दे दे मलक साहब, अदब एहतराम के साथ। बेटा है, बेटा ज़ियाउल हक का बेटा है, तो ज़ियाउल हक कातिल है, जुल्फ़कार अली भट्टो का अदालती मर्डर किया है। क्या बिलावल को यह नहीं सोचा कि मैं बाप के, अपने नाना के कातिल की के हमैती की बेटी के साथ खड़ा हूं? ये वो नवाज शरीफ साहब है, आप कहती है उनका नाम लेवा नहीं है, जिसने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी, जिसने ज़ियाउल हक की कब्र में कहा था मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा। मोहतरमा बिलावल साहब, ये मरियम साहिबा वो है जिनके बारे में आपके वालिद बिलावल साहब आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नसूर है, बोझ है। ये मेरे अल्फाज कोई नहीं है, नवाज शरीफ धरती का नसूर है, बोझ है, इसका साथ दिया तो अल्लाह को भी माफ नहीं करूंगा। क्या आज बेनज़ीर और भट्टो की मैतें तड़प नहीं होंगी कि मेरे कातिल लाड़काना में आके ज़ियाउल हक की बाकियात, उसका नाम लेवा, आज मेरा अफसोस करें, तुम कत्ल करो के करामत करो। यार काजी साहब, क्या है? इमरान खान की हुकूमत कल जाती आज जाए, ये इमरान खान जाने या ये जाने, जानवर भी उस तरह की ब्रूटैलिटी, ये बेनज़ीर कह रही है। बेनज़ीर शहीद जिसका बेटा बिलावल भुट्टो कह रही है नवाज ने जिस तरह काम किया, जानवर
जरा मलक साहब आप बताएं कुछ। अब मेरा काइस भट्टी साहब, मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता, इखलाक नहीं, आपने सच बोला, इसमें क्या बात है, मगर देखना ये है किसी भी कौम के लिए कि हम ऐसे क्यों हैं। या तो आप दोनों मुझे साबित कर दें कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन है उसको कोई ऐसा टीका लग जाता है, उसका दिमाग और खून ख़राब हो जाता है, या इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम अच्छे लोग आगे नहीं ला सकते। मेरे एक दो बस गुजारिशें हैं, जो मुल्क 47 में बनता है 73 तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके मुतफ़िका, 4 हमने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिए, हमने सियासत को। मेरा सवाल ये था, मेरा तो आपसे ये सवाल है, अब पता लग गया क्यों टूटे सर, पता लग गया, ये ले लेना हमने। अच्छा कुछ तस्वीरें हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखा के आप नहीं तस्वीरें दिखा मलक साहब, मुझे क्योंकि नाजरीन ने मलक साहब की अपनी राय है, मेरा सारा सवाल इतना था, कल जो भट्टो का कातल था वो वाजिबुल कत्ल था, मैं तो कह रहा हूं आज, और उसके नाम लेवा हीरो थे, और आपने मलक साहब ही मुझे बता रहे थे कि नवाज शरीफ जब वजीर आला थे उन्होंने असेंबली में पंजाब असेंबली में ज़ियाउल-हक को बुलाया और उन्होंने कहा ए जमहूरियत के दावेदारों, ये ज़ियाउल-हक की वजह से जमहूरियत हमें मिली है, असेंबली मिली है, ये सही। अच्छा ये नहीं, ये मलक साहब ये गलत है कि ठीक है? मैं गवाही दे रहा हूं यार, खुदा के वास्ते दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस ने आपको अपनी जुबान पर कायम रहना भी नहीं छोड़ा। अच्छा भट्टी साहब, कुछ तारीख भी जानते हैं, ज्यादा दूर नहीं, कुछ तस्वीरें दिखाएं और हम आपको नाज़रीन साथ साथ बताते चलेंगे कि ये मदर ऑफ ऑल बिट्रेयल है, ये मदर ऑफ, ये देखें, ये देखें, ये वो मार्शल लॉ के दौरान, ये नुसरत भुट्टो, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, ये कज़ाफी स्टेडियम में जब ये आई थी और बड़ी दलेरी के साथ इन्होंने और इनके सरों पर डंडे मार। किसकी हुकूमत थी? ये ज़ियाउल-हक की हुकूमत थी। ज़ियाउल-हक का नहीं, ज़ियाउल-हक का बिलावल के मुताबिक वालिद कौन था? वो बेटा कौन था? वो तो खुद अपने आप को नहीं, मैं हम ये कहते हैं। मलिक साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, देखें इतना आसान नहीं है, एक पीपल्स पार्टी के जन्म की तारीख है, एक मुस्लिम लीग नून के जन्म की तारीख, ये कौन है? ये लोगों ने जाने दी हैं और लोगों ने भी जाने दी, अनसंग हीरोज भी थे, फांसियां लगे हैं लोग, यहाँ पे 17-17 साल के बच्चों ने ये नजरियात के लिए फांसी दी है पीपल्स पार्टी के पीछे। अच्छा, सिर्फ भुट्टो खानदान स्ले नहीं हुआ। नहीं कादी साहब, नहीं, मैं माफी चाहता हूं, इन दोनों ने खूब बोला, मुशर्रफ को बोला उसे असेंबली ये नहीं तोड़नी चाहिए थी, एक मुंतखब वजीर आज़म को नहीं गिरफ्तार कर, हम नवाज शरीफ के लिए आज भी ये कह रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये बताएं ज़ियाउल-हक से ज्यादा बदतरीन डिक्टेटर हिस्ट्री में कोई आया जिसने सहाफ़ियों को मारे, ज़िबा किया इंसानों को? अच्छा भट्टी साहब, ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दी और जिसको 10 ममालिक ले जाना चाह रहे थे, मलिक साहब शाही किला भरा। नहीं, मरियम ज़ियाउल-हक के बारे में और उसकी बाकियात के बारे में क्यों नहीं बोलती? आप जवाब मैं एक चीज़ दिखाता हूं, नहीं आप जवाब दें, सिर्फ ये देखें, आप दंग रह जाएंगे। पहले तो ये बताएं कि मरियम कहती है कि मेरी निस्बत बेनज़ीर भुट्टो से है, और उनके वालिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कहते हैं? कादी साहब, इनकी बातों का कौन इकरार करेगा? इनके पीछे कौन तहरीक बनाएगा? साहब, मेरी अर्ज ये है आज आप दोनों से, आपकी भी पीपल्स पार्टी में, मेरी भी बेनज़ीर सभा से जाती काबिल एहतराम, शहीद होने से चंद दिन पहले उन्होंने मुझे मेरे सामने जो नवाज शरीफ और शहबाज के बारे में लफ्ज़ के मैं कह नहीं सकता, खुदा की कसम, कहते हैं एक तरफ फलां आता, फलां तो मैं हर एक को छोड़ दूंगा, लेकिन इन दोनों भाइयों को माफ नहीं करूंगी जो आरिफ इसने माजी में मेरे साथ किया। ये बेनज़ीर शहीद, आज इसके बेटे बिलावल और मरियम साहबा को इन वालदैन के इनके अपने कहे हुए अल्फाज भेजे और कहे। वैसे इमरान खान के हमारी क्या राय है? वैसे मैं किसी का हामी नहीं हूं, आपसे सवाल है, आपसे भी, इमरान खान की यू टर्न्स और इन यू टर्न्स का आपस में जरा मुवाजना करेंगे? नहीं, देखें, एक बंदा दुनिया से चले गया, भट्टो फांसी लग गया, इमरान खान ने 1000 यू टर्न लिए हैं, ना उसके यू टर्न के हक में हूं, जो उसके साथ है उसके बारे में वो कहता रहा, लेकिन यार भट्टो दुनिया से चले गया और नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब उसको बुलाते हैं, एक डिक्टेटर को, एक जनरल को, कि इसकी मनहून मिन्नत है, और आज उसका नवाज शरीफ की बेटी और भट्टो के नवासा, अनबिलीवेबल है यार। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। मेरी एक छोटी सी सोच है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ पे ये कर्ज है, ये सियासत का इखलाक का कर्ज है। ही मस्ट अपोलोजाइज, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, मरियम को माफ़ी मांगनी चाहिए। भट्टो जिंदा हो जाएगा। देखिए भट्टी साहब, आप माजी में जिंदा नहीं रह सकते, आपको माजी से आगे होना था। ये मेरी राय है, मेरी सोच। अच्छा माजी छोड़ दे, आपके कहने पे मरियम और बिलावल का शॉट निकाले ना, ये तो हाल है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप पावर हाल पे आ जाए, ये तो पावर पॉलिटिक्स के साथ है, ये मुझे लगता है। अच्छा, एक दूर के बारे में इन्होंने जो अल्फाज कहे आपने सुने, एक फिक्र फैसला आप बता दें। अब
इनके इकट्ठे होने की वजह क्या है? जब ताकत ये इक़्तिदार चाह रहे हैं। देखिए बात सुने, यही पीपल्स पार्टी थी, गो कि मैं वो उस बिल्कुल ही मेरी पैदाइश हो चुकी थी 1970 में। लाहौर में हम बैठे ना, मेरा तकरीबन सारी सीटें जीती थी पीपल्स पार्टी ने। आप जेहन में रखें, जब एक नजरियाती सियासत की पीपल्स पार्टी ने तो पूरे पाकिस्तान को ना उन्होंने कैप्चर किया। आज देखेंगे सिंध के अंदर इतनी सी पीपल्स। अच्छा, अब जो सियासत हो रही है मैं उसके कुछ आप हाल पे आ जाते हैं ना। देखें आ जाते हैं, बंदे माफ कर देते हैं, तारीख माफ नहीं किया करती है। जरा देखें कल जो बातें हुई और उसमें दोबारा से हमले जो फौज पर और रियासती इदारों पर किए गए उन पर बात करें। मुझे कोई आज ये बताए जिस मुल्क की दुश्मनी के लिए इस फौज को बनाया गया है, उस मुल्क की 1 इंच जमीन भी आपने आज तक कब्जा की है? 1 इंच, लेकिन अपनी जमीन गवाई है। कहते हैं दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो भाई तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम दुश्मनों के बच्चों को कहां पढ़ा सकोगे? साईं फैसला है, मैंने आपसे साईं सिंधी मानू ऐसा नहीं चलेगा। सिंधी मानू मुझे वादा चाहिए, इस्लामाबाद जाके इस्तीफा मांगना है या नहीं मांगना? बस साईं कुल्हाड़ी उठाओ, साईं डंडा उठाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, हम भी साथ होंगे। भट्टी साहब, ये सारे रईसजादे हैं, खवानीन हैं, नवाबीन हैं, उनके बच्चे हैं या वो खुद हैं, तो ये फिर अब अवामी तहरीक होगी या खवानीन और नवाबों की होगी? कादी साहब, ये हमने सेंसर किए हुए हैं और आप सबने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो लफ्ज़ सुना नहीं सकते। लेकिन मुझे एक तरीका बता दें, मैं इमरान खान साहब की आजकल तर्जमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो वो जुल्म करा रहे हैं इस मुल्क पे। उनकी हुकूमत कर रही है, सॉरी इमरान खान। मुझे ये बताएं, ये क्या महमूद खान चकदी साहब जो दूसरे थे, अख्तर मैंगल थे, ये जमहूरियत के दावेदार है, जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो किस कानून के तहत, किस आइन के तहत इस्लामाबाद जाके इमरान खान का ये इस्तीफा छीनेंगे? वो मुझे वो सेक्शन बता दें। भाई ये जरा फिगर चेक कीजिएगा। ये फिगर आज चूंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ वफाकी वजीर ने दी है, 400 अरब रुपया हर साल गया है वफाक से बलोचिस्तान में। इनकी गाड़ियां देखें, इनका रहन सहन देखें। अभी जैन बुख्ती साहब जो माल यहाँ के से लेके गए हैं, जो जमीन लगता है जो तख्लीक कायनात की वक्त वहां पर पटवारी ने इनको दी थी, वो अपने 400 अरब को अगर 10 सालों पर ज़रब दें, ये फिगर वफाकी वजीर की है, 4000 अरब रुपया बनता है। और इसकी हालत देखें, ये सीएम रहे हैं, ये खुद सीएम रहे हैं। अच्छा, इनके घर वो भी वहां भी फौज इनके बड़े सरदारों के, मेरी बात सुन ले, कहा था ये पैसे नीचे ना लगाओ। साहब आज मैं माफी चाहता हूं, इनके बड़े सरदारों के लंदन में घर, अमेरिका में घर, कराची में घर, लाहौर में घर, लेकिन 4000 अरब जो ये कहते हैं देते हैं, किसी भी इलाके में स्कूल नहीं बनाते, अस्पताल नहीं बनाते, कि 2-2 किलोमीटर बच्चे पढ़ के तो ये लीडर रहेंगे, तो लोग नंगे पांव खड़े होते हैं। हक तलफी ये कर रहे हैं कि फौज कर रही है। मुझे ये रहनुमाई फरमा दे। नहीं, लार्जर मेरा बजट मेरे पे लगना चाहिए। मुझे अगर जान की मान मिले तो एक सवाल मेरा भी है जो मैं बतौर पाकिस्तानी मुझे जवाब नहीं मिल सका। मेरे ख्याल में 70 साल से हमें तो मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान का इक़्तिदार अलग किसके पास है। यही बहस चल रही है, मुझे तक अभी तक समझ ही नहीं आई कि पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान चलाना है कि सरकारी मुलाजमों ने चलाना है। मेरा आज आपसे सवाल है, मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे सवाल करने दें। मुझे ये बताएं, इस मुल्क के तमाम आने वाले प्राइम मिनिस्टर को पता था कि ये मुल्क उन्होंने चलाना है या आर्मी चीफ ने चलाना है? उनको पता था, उन्होंने किसी दिन हमारे साथ शेयर किया कि वो मजबूर और बेकस हैं, आए हम इस्तीफा दे के जाते हैं और हमने तहरीक चलानी है। जिस दिन माल पे हुई लड़ाई किसी ने हटा दिया तो जमहूरियत, यार यही तो हमारा दुख है। हमने अपॉइंट नहीं किया, हमने वजीर आज़म को वोट दिया है। काई साहब 16 प्राइम मिनिस्टर में एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना टाइम पूरा किया हो। आपके वो नालायक थे या क्या था? मैं मजबूर क्यों मजबूर थे? पावर के नीचे क्यों मजबूर थे? और किसी को आप तो ना थले लगते ना, क्यों वहां तमगा जमहूरियत मैं दे रहा था। आपने बड़ी हिस्ट्री पढ़ी ना दुनिया की तारीख में कोई वजीर आज़म बता दें जो चाइना से एयरपोर्ट पे आया अपने मुल्क वापस और एयरपोर्ट पे जाकर जनरल रफाकत उसको करे मिस्टर यू आर फायर्ड। ये पूरी दुनिया में कभी इस तरह का वजीर ने किया था ना, जुनेजो के साथ ने किया था, तो सबने किया ना। आपने जो उसको लाया था, जो इनको लाया था, उस वक्त पंजाब का वजीर आला कौन था? नवाज शरीफ था। तो ये रिजाइन इसको सपोर्ट किसने किया था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी अदारे को सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। इसमें तो मैंने कभी इनकार किया। मेरा एक आप सवाल से, आप मुझे एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसको इज्जत आपने दी। अच्छा, मुझे आप मुझे एक इलेक्शन बता दें जिसमें हारने वाले ने कहा हो, वो भी जमहूरियत पार्टी ने, सियासी जमात ने, ये इलेक्शन फेयर हुआ। एक मलिक साहब नहीं फेयर होते, उसके लिए फेयर है। ये फिर अगर निजाम है तो फिर अल्लाह ही। मैं एक अर्ज कर दूं ना, तो एक शोर हो रहा है तरफ ना, तो मैं और इस मुल्क के अवाम प्राइम उसको अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ को, ना जजेस को, ना ब्यूरोक्रेसी को। वो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, उसी के पास मुकन्ना है।
वो कानून बना के किसी का एहतसाब कर सकता है, वो क्यों नहीं करता? वाह वाह, वो बैठ के माल खाता रहता है और जब उसकी लड़ाई होती है ठेकों पे आपस में तो आके कहते हैं जमहूरियत खतरे से होगी। मेरी जान तो पीएम ने छुड़ानी थी, मेरा तो नुमाइंदा वो है, यहाँ सुन ले ना, खुली बात करनी है तो मेरी भी बात सुने। यहाँ इन्हीं प्रोग्राम में हम बैठे थे जब हमारे इमरान खान साहब ने फरमाया कि कोई लॉक लूक नहीं होगा, कोई कोरोना नहीं, आधे घंटे में एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल से। तो who is supporting him? Who is supporting him? We are not supporting him. मुझे I am not supporting इमरान। उसके गलत रिसीव में मैं कौन होता हूँ उसको सपोर्ट करने? मैं ये कहना बात ये है आप अपना काम दयानतदारी से नहीं कर सके, दूसरों को इल्जाम ना दें। आप दिहाड़ी लगाने आए थे। मैं एक अर्ज करता हूँ, हमारी असल जमहूरियत का चेहरा थोड़ा सा आपके सामने पेश करने लगा। जमहूरियत ही मुल्क का हाल है, इसमें कोई हद नहीं। आपका मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब होता है 172 या 73 वोटों से, जितने भी हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में सारे ही सियासतदान 350 साढ़े 300 दे देते हैं। अब बताएं फिर गलत कौन है? अब मुझे इसका जवाब दे रहे हैं, मुझे इसका जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब ये है कि हमारी जो सियासत है, हमारी जमहूरियत ताकत के साथ चल रही है। फिर ही बात ना आप हुकूमत में खुश है ना आप अपोजिशन में खुश है। वो मुझे बता तो दे कि कौन सा ऐसा तरीका है कि हर सियासी जमात के एक एक वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आपका 25 साल का एक्सपर्ट है पंजाब पुलिस पे, मुझे बताएं पंजाब पुलिस लाहौर की इस वक्त गलीज तरीन वारदातें हो रही हैं जो कि 30 साल नहीं इमरान खान करे, इमरान खान जवाब दे। हम तो इमरान खान को सवाल कर रहे हैं कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, रेप बढ़ गया, डकैती चोरियां बढ़ गई, कब्जा बढ़ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, खुदा की कसम ये हमारी लड़ाई लड़ रहे होते ना, हम ये काम छोड़ के इनके पीछे होते। ये अपनी दिहाड़ी पे है, ये अपनी वारदात पे है। सुने ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। बस ठीक है, तो छोड़ देना नौकरी। मरियम साहब क्या कह रही है? पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है, तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना, कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना। और कहते हैं कि ये मलिक साहब आपकी बात मेरे जहन में फंस गई, ये पीआरओ थे, तो क्या अब ये पीआरओ हमें निजात दिलाएंगे? हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें जमहूरी की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे मलिक साहब तो नाराज हो जाते हैं, मैं तो अब इनसे डरता हूँ अब फिर, लेकिन मेरा बड़ा भाई है। मुझे बताएं, एक बरसी है, जब कोई दुनिया से चले जाता है, मालिक हकीकी के पास चले जाता है, तो उसके पास जो चीज़ पहुँचती है ना, जो हम फातिहा पढ़ के बख्शते हैं, कुरान पाक या दरूद पाक, कुछ भी वो चीज़ पढ़ती है। ये बरसी पे कौन सी तकरीरें बेनज़ीर की कब्र को और जुल्फ़िकार अली भट्टो को ठंडक पहुंचाएगी? ये तकरीरें नहीं, ये इंसल्ट है। मैं नहीं, ये मुझे बरसी है मलिक साहब, खुदा के लिए देखे, मैं मेरे माँ बाप भी अल्लाह ले गया, उनकी मानती। ये जो तकरीरें तू उतरा ये वो, इसमें से कौन सी चीज उनकी कब्र में बेनज़ीर साहबा तकलीफ और जुल्फ़िकार अली भट्टो को मुझे बताए बख्शिश का बायस बनेगी? भट्टी साहब मैं तो ये कहता हूँ कादी साहब, खुदा का वास्ता, जब कोई चले जाता है, मुर्दा इंतजार कर रहा होता है, उसके घर वाले उसके लिए फातिहा पढ़े, वो इंतजार कर रहा होता है, और बरसी में आप ये यार ये भट्टी साहब, यार मलिक साहब देखे, बिलावल एक बेटा तो है ना, नहीं है। मुझे दुख हुआ है, इसने आज अपने माँ को और नाने को क्या दिया, ओ ये मार दूंगा। भाई बरसी के अलावा आप जो मर्जी, इधर फातिहा पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। आपकी सही बात है, सियासत नहीं करनी चाहिए इधर। यार मेरी बात का बुरा ना मानना मलिक साहब देखिए, हमारी हम तो किसी की साइड, मैं सिर्फ एक बात करूं, भुट्टो को फिजिकली एलिमिनेट जब लक ने किया था, उसको असैसिनेट किया था, जुडिशियल मर्डर किया, उसका नतीजा भी सुनो, उसका नतीजा तो लेना। आपके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सुनो सबको सुने ना, भुट्टो का नजरियाती जनाजा इन्होंने निकाला, ये किया। भुट्टो को आपने ताकत से खत्म किया, जनेजो को आपने ताकत से, आप कहते नहीं मान। जब एमआरडी की तहरीक चल रही थी तो नवाज शरीफ साहब किधर थे जिनको आप सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान की तारीख में मेरे साथ जनेजो से ज्यादा ईमान। भट्टी साहब एग्रीड, लेकिन नहीं मैं अब जवाब देने लगा। आपने क्या किया? जनेजो से बेहतर वजीर आज़म नहीं आया। नहीं, अच्छा उसका वजह देख रहे हैं, हमारा किसी जमात से कोई तल्लुक नहीं है आपका, हम दोनों उसकी तारीफ कर रहे हैं
हिस्ट्री याद रख ले, जाने वाले को अच्छे या बुरे लफ्जों से याद करेगी, हिस्ट्री अलग नहीं होती। आप भी जुनेजो साहब की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह बख्शे, मैं भी कर रहा हूं, ये भी कर रहे हैं। ये होती है हिस्ट्री जब कुर्बानियां देते हैं आप। ताकतवरों ने यार हर आदमी, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उसकी क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा इंसान था। अगर उसने भी सौदेबाजी की थी तो मलक ताहिर और आरिफ हमीद भट्टी आज बख्शिश की ब्रेक है। सिर्फ मलिक साहब, हम और आप एक पेज पे हैं। सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमें फिर नौसरबाजों के पीछे ना लगाएं। हम पहले ही बड़े मरे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं बहुत सी और खबरें मौलाना फजल रहमान के नून लीग और पीपल्स पार्टी से क्या इख्तलाफात हैं और उनके अंदर पार्टी में जो खलबली मची हुई है ये किस समझ में चीज़ों को लेके जाएगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, हबीब जालिब साहब का एक मिसरा था हमारे सेगमेंट से या मौजूद हस्तियों से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वैसे ही याद आ गया, लड़काने चलो वरना थाने चलो, आपको याद था, बड़ा हिट हुआ। अच्छा, लेकिन ये इसका मौलाना फजल रहमान मैं ये कहना चाह रहा था कि वो तशरीफ़ नहीं लाए वहाँ पे और उनका एक वफद गया और ये कहा जा रहा है कि जी उनकी पार्टी के अंदर भी हमें फूट वो वाज़े हो गई है जो है उसका क्या साथ है, और वहाँ भी मुस्लिम लीग नून से भी नाराज़ हैं, उससे भी नाराज़ है, बात दुरुस्त है। अच्छा, पुराने दौर में उनका जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ, उनका इस सियासत और मौजूदा हालात से दूर तक कोई वास्ता नहीं। ख़ानदान में एक पुफी हुआ करती थी पुरानी, कभी किसी जगह उसने ना जान के जब खुशी का मौका आना ना नाराज़ होकर बह जाना, मैं नहीं जाना, तो शादी पर जाना ना 10 अपनी भैनों नूं लैके खड़िया, मेरा भरा बुढ़ी दे थले लग गया, मैं नहीं ना मिलना, टुट पैनी एवें नाराज़ हो, मैं चली अपने घर, लिया नहीं मेरा ट्रंक, मैं नहीं लेंदे, मैनूं इहो जिहा दा हाल नहीं है। तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उन्होंने गड़बड़ करनी होती है, तो फिर वो नाराजगी का बहाना और बात भी तो हो सकती है। जरदारी साहब ना चाहते हो कि वो ना आए, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब के चाहने की वजह भी है क्योंकि मौलाना का लाड़काना में भी वोट बैंक है, कश्मीर में भी है, गोडकी में भी है और 2-4 इलाकों में भी है। कोई डीसी का मामला था नहीं, वो तो कह रहे थे कि मेरे बैनर और पंफलेट उन्होंने फाड़े, पहले उनके भाई को भी नहीं लगाया, लेकिन मैं समझता हूँ बरसी पे आसफ अली जरदारी ने जिस तरह नून लीग को और पीडीएम को नॉकआउट किया, अनबिलीवेबल। वो कहते हैं मैंने एक सदर को घर भेजा था वर्दी में, और मुझसे पूछो, मुझसे सीखो, हमें ना बताओ। अच्छा मलक साहब, ये पीडीएम पे इतने इत्मीनान नहीं है तो और क्या है? 100%। दूसरा भी तो इसका एंगल है ना, इतनी अच्छी पॉलिटिक्स कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान की पार्टी को अंदरूनी सिंध में ले आया, ये ज़हानत है, खुदा का खौफ का है, ये हमें सियासत चाहिए, मुकम्मल इसको बोलते हैं। उन्होंने इधर मुस्लिम लीग नून का मर्डर किया, ये हमें ना समझाओ, आप सारे कजन इकट्ठे हो गए, इन सबको पता है कि ताकतवरों से किस तरह हिस्सा लेना। यार सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा। सोच क्या है? पीडीएम की रिजाइन दो, सुन ले, और धरना दो। उन्होंने कहा सोच बननी होगी, तरीका बदलना होगा। इसका मतलब है तुम्हारा इस तरीके से मैं मुझसे पूछो, मुझसे एग्री कर रहा हूं। मेरा बार-बार जो तो फिर मुस्लिम लीग का मर्डर लाड़ का नाम है क्यों किया आज इन्होंने? वो इसलिए किया, वो भी बाज नहीं आएंगे, वो भी इनसे जुड़े, सारी ये मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। कहीं ये अपना पुराना बदला तो नहीं दे? मुझे तो ये दुख है, 11 साल रेस्ट रखा। मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं, किसी के पास प्लान ही कोई नहीं। मैं आपको मुख्तसर बता दूं, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 2 चीजें हैं। जो सारी अपोजिशन है वो कहती है किसी के कहने पे किसी ताकतवर ने इसको वज़ीर आज़म बना दिया और ये मुल्क ये छोड़ दे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और फौज और मैं एक पेज पे। मुझे बताएं, वेयर इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? अपोजिशन और आपकी हुकूमत दोनों के पास लोगों के लिए है ही कुछ नहीं। कोई एक इशू मुझे बता दे, इमरान खान ने कोई डेवलपमेंट का इशू रखा हुआ है कि उन्होंने कहा था मैं पुलिस बदलूंगा, मैं निज़ाम तालीम बदलूंगा? कोई चक्कर ही कोई नहीं है। उन्होंने खुद को बदल लिया। आज हालत सुन लेना, आज हालत होगी अब सदर पाकिस्तान, यार अब रियासत की इलामत है। सदर साहब फरमा रहे हैं कि ना तो वो इस्तीफा देगा ना ही वो रिजाइन करेगा। यार आप क्यों सियासत खेल रहे हैं? आप पाकिस्तान के लिए सोचें। मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक है। हमारे मुल्क में अजीम रवायत है कि जब सदर बिल्कुल गैर जानबदार होते थे, ममनून हुसैन साहब थे, इसी तरह वो जज साहब का क्या नाम था, ब्रीफ केस वाले जो ब्रीफ केस लेके बड़ा एनजी चल रहा है, चलन दो। अच्छा हाँ, ये जरा इमरान खान साहब भी कुछ इशारे कराने में बात करें, वो भी सुन लेते हैं। अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, और फिर फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो।
बट सब मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ बड़े बड़े ज़रा बलसूफ अंदाज में। सिर्फ यही नहीं कि वो फ़ौज को उन्होंने खुद कहा है कि मतलब जी हमारे इनको हटाएं, जिस तरह खुल के कहते रहे। इंटरनेशनली भी कुछ जो डिक्टेटर्स हैं किसी तरह के, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बारी करिए। देखिए माशाल्लाह इधर गालबन ये चकवाल को कहा था, चकवाल में इन्होंने कहा दरअसल जो एनआरओ देगा, चकवाल की जमीन पे खड़े होकर कह रहे हैं चकवाल की जमीन पे अच्छा, जो एनआरओ देगा वो मुल्क का गद्दार है। ये तो चकवाल को मैं वैसे कह रहा हूँ कि मौलाना इमरान खान साहब कह रहे हैं इनका शहर है, मेरे दोस्त का शहर है कि वो गद्दार है, तो इसका पता है एनआरओ दे कौन रहा है? आज मुझे फिर ये सवाल का जवाब दे। एक चीज तो साबित होगी इमरान खान साहब, जब मैं कहूँगा कि भट्टी साहब मेरे अलावा आपको कुछ किसी और की बात कर रहे हैं ना, कि पहले तो जो एनआरओ देगा। देखिए भट्टी साहब छोटी मोटी जुबान किसी 6 साल के बच्चे को पूछते, खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और अगर कोई भी एनआरओ दोगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा, इसका मतलब है उनके अलावा कोई और है। ये कादी साहब को पता होगा, मैं तो आजकल सो रहा हूँ। उनके अलावा कोई और ना होता ना तो आप भी ना होते, हम भी ना होते। हाँ, ना आप होते ना तुम होते। और सुने और वो उन्हीं को कह रहे हैं मेरे मौला जनी। अच्छा भट्टी साहब एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आया था कि पाकिस्तान में हमारे अपना इमरान खान साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हमेशा उन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ एकदम आता है, एक इंसानी हमदर्दी आती है। अब उन्होंने कहा कि वासी साहब हकान बासी यार एनआरओ तो नहीं दिया ना, सेहत के लिए भेजा। जिन्होंने दला लेते हैं, मैं आपकी बात से इनकार करूंगा। कॉमेडी भी थोड़ी होनी चाहिए ना। मुझे पता है पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कोरोना के मरीज के पास ना जाओ, उन्होंने कहा यार 15 दिन के लिए अपनी अमेरिका जो सबसे ज्यादा कोरोना हुआ है, ये क्या है ये बताइए। जिन्होंने भिजवाना होता ना, अंदर की कहानी क्या है ये बताओ। को भी कैदी था, ओ सॉरी नवाज शरीफ भी कैदी था, ये छोड़ दें, ये क्या इंसानी। अच्छा भट्टी साहब एक बात समझा दो, अगर ना जाने दें तो आप डिक्टेटोरियल हैं, जमहूर के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने मांगी है इजाजत कि मुझे बाहर जाने दो और दी गई तो फिर भी हम मुजरिम हैं। मतलब बज़ाहिर अमेरिका में ज्यादा कोरोना फैला हुआ, उधर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाने ये तो खाकान अब्बासी साहब ने अपनी सेहत के बारे में सोचना है, हमने तो सोचना नहीं है। नहीं तो ये तो फैसला अपने बारे में वो करेंगे ना कि वो अपने आप को एंडेंजर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ने महफूज रखे। नहीं तो वापसी पे अगर वो लंदन रुकने आते हैं तो कहा जा रहा है यार ये बहस की बात नहीं मानता। सॉरी, आज के दौर में इंटरनेट है, आपके पास ईमेल तो पुरानी हो चुकी है, व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, आपके पास फोन पे एक दूसरे की शक्लें नजर आ जाती हैं। उत्थे जाके केड़ी गल कर लेनी नवाज शरीफ साहब जेड़ी इत्थे नहीं कर सकते। ये खबर जो इस तरह से भी तो चल रही है ना कि ताकतवर हल्के कह रहे हैं भाजी आप जो मर्जी करें, असेंबली में आप जो कर सकते हैं, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, करे ना तो आप कर लें। वो कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा हुआ, वो कहते हैं नहीं नए इलेक्शन कराओ। मैंने नहीं नए इलेक्शन किस कानून के तहत? फिर आप आ जाएंगे। मैंने 1000 दफा कहा है असेंबली जाने के 2 तरीके, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन दे या अदम एतबार। ये गैर आईनी मुतालबा आइन के तहत कर रहे हैं यार, कुछ तो शर्म हमें करनी चाहिए। साहब भट्टी साहब मुझे बताएं कौन से आइन के तहत कैदी लंदन जा सकता है? नहीं तो फिर इलेक्शन तो उसको कौन नहीं देखे, फिर आप वो अदालतों ने। आपकी बात ठीक है, आपकी बात भट्टी साहब, मैंने आपकी किसी बात में गलत आर्गूमेंट नहीं किया, चाहे नवाज शरीफ साहब के बारे में हो। ये नहीं हो सकता जरदारी के लिए काम गलत, नवाज शरीफ के गलत, इमरान के लिए ठीक नहीं। मेरी हिस्ट्री भट्टी साहब ये नहीं, ये ठीक कहते हैं। देखें हमने बैंकों से कर्जे लेके माफ कराए, कौन से किस आइन ने पकड़ा? 2 रुपए का कर्जा लिया, प्रॉपर्टी जो प्लेज कराई थी वो 45 रुपए की होगी, पुराना देखे हम निकल आए, हमें किसी ने पूछा? यहाँ पे हमने जो दिहाड़ी वारदात की है, हम तो थे। 2 अरब बैंक का कर्जा था, मलक साहब 5 अरब दिया और उस वक्त 60 अरब की प्रॉपर्टी बेची। ये इत्तेफाक फुंडरी, ये आप 25 अरब को रो रहे हैं। अल्लाह का नाम है, इस मुल्क के चोरों डाकुओं क्रॉस दी बोर्ड पकड़े तब ये मुल्क ने आगे जाना है, अदरवाइज जो नजर आ रहा है उसमें सफीरों पे मुलाकात तो नहीं है। ऐसे नहीं बात, मैं बताऊं से मिल रहा है, सऊदी से कोई पाबंदी नहीं है। एक खबर मलक साहब मैं दे देता हूं, काजी साहब, जंग हमारे सर पे मुसल्लत है, इंटरनेशनल ताकतें हमें अंदर से कमजोर करना चाहती है। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन दोनों को आइन में रह के आपस में बैठना होगा, आइन में, गैर आइनी काम के लिए नहीं। अदम एतमाद सोचला है, भारत इस वक्त चाह रहा है पाकिस्तान में इंतशार फैले, वो सर्जिकल स्ट्राइक किसी वक्त कर सकता है। मैं बार बार जब एक मिसाल देता हूं तो इसलिए कि ये बड़ी एक पॉजिटिव मिसाल है। अब देखें ना कोई पार्टी है ना कोई बंदा है, 32वां दिन हो गया है और उन्होंने कान पकड़वा दिए हैं मोदी को। उनकी चूंकि उनका मकसद सच्चा है, उनकी लड़ाई सच्ची है,
वो अपने इक़्तिदार के लिए या अपने बच्चों के इक़्तिदार के लिए या माल बचाने के लिए इंडिया में नहीं आए। इसका ये मसला है। ये अच्छा मुल्क नहीं तो हमारे सियासतदान इस मुल्क के लिए क्यों नहीं इकट्ठे इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, करप्शन के खात्मे के लिए आवाम को उनके हुकूक देने के लिए। खबर ये भी है कि आपने अपोजिशन के जो हेड हैं शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर लगाई है कि इस्लामाबाद में भी उनको पता है वजीर का स्टेटस होता है ना, उनका कहते हैं घर भी तैयार है, आप चाहें तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। शहबाज शरीफ ऑलमोस्ट मामला तय है, नवाज शरीफ और मरियम अड़ी कर रहे हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आज भी अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से भाई को मना लूँ, लेकिन भाई भी मान गया है। मरियम साहबा के इर्द गिर्द जो इनके पुराने फेवरेट पॉलिटिशियन है वो उनको टकराओ जलाओ गिराओ की रास्ते पे लाना चाह रहे हैं, वो और मौलाना फजलुर रहमान साहब। मगर एक चीज बड़ी ब्रेक हो गई है कि लॉन्ग मार्च पे सारे इकट्ठे हो गए, धरना भी साफ हो गया, इस्तीफे भी साफ हो गए। तो यार हम पहले लॉन्ग मार्च की तारीख में तो माइंड करते थे। अच्छा यार आप गलत कह रहे हैं। अच्छा चलो ये दो तो हो गए ना, ये भी पता नहीं कब फारूक होता है या नहीं होता। बस ब्रेक के बाद आते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मैशत के क्या हालात हैं और हमारे सियासतदान क्या सियासत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो क्रिकेट का मामला है ये किस तरफ जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, ये एक तो ये बताएं कि ये एक तो ये हमने पहले भी बात की ट्रैक टू जो पॉलिसी थी हमारी इसकी पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुकात वगैरह की। देखिए काजी साहब, मैं आपके इससे करता हूँ। कल जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की बरसी थी, उस वक़्त मेरी पाक फौज के जवान मेरे पे आप पे इस वतन अजीज़ पर कुर्बान होकर शहीद हो रहे थे। किसी एक सियासतदान ने उस स्टेज पे उन शहीद होने वालों को अजमत को सलाम नहीं किया, लेकिन हम करते हैं। बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुझे बताएं बरसी में किस टॉपिक पे ये क्यों कहते हैं हमारा तो 2 अफराद से लड़ाई है, बाकी फौज से बड़ी वो 2 अफराद लड़े थे, वो जो हुए कोई बेचारा उसके घरों में चले जाए एक दफा उनके टूटे। ये देखें यार, ये मौत हर वक्त 24 घंटे वो मौत का सामना करते हैं। यार उस बरसी पे 4 लफ्ज़ इनके लिए शहीद होने वाले के लिए कह दो जो वतन अजीज पे। सियासत में नहीं होनी चाहिए इंटरफेरेंस, कोई अदारों को अपने आइन में रहना चाहिए, लेकिन ये शहीद जो हो रहे हैं ना, मैं आप मेरी माँ बहन बेटी अगर घर में महफूज है तो मलक साहब मैं ये कहने में कोई बहाम नहीं, हमारी इस पाक फौज जो सरहदों में कुर्बानियां दे रही हैं उसकी वजह। बटी साहब, हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस बयानियत से कि किसी को, हम तो यही कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ना कहा करें कि हमारे बियाफ पे मुदाखलत करें और दूसरे के बियाफ पे ना करें। हमारी और लड़ाई नहीं है। मलिक साहब, मैशत की हालात ठीक नहीं है। काई साहब, उसमें एक बड़ी, मैं पढ़ रहा था, अपना फ़ारूक सलीम साहब है, मैं काफ़ी उनको फॉलो करता हूँ। उसके अलावा माहिर माशियात ने 1-2 बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किए। उनका कहना ये है कि ये बहुत सूट करता है, ये मेरी राय है कि पाकिस्तान में इमरान खान को ये बहुत सूट करता है। NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, एक पेज पे है। और तीसरा वो काम करते हैं तर्जुमानों को सिर्फ इजलास करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 साल में आपने जो गंदम थी 35 से 70 रुपए की कर दी, इससे पाकिस्तान के लोगों की जेब से 850 अरब एक्स्ट्रा निकल गया। नहीं, किसानों को भी कुछ मिला नहीं मिला। अल्लाह ना करे इस तरह की बातें ना आप करें ना, अगर महंगी होगी। यही तो क्वेश्चन है कि 850 अरब किसकी जेब में गए। फिर चीनी पे आ जाते हैं, चीनी के महंगे होने से 200 अरब रुपया आप मेरी जेब से निकल गया। वो कहाँ जा रहा है, वो दुनिया के किस कोने में जा रहा है। 1100 अरब का जो डेट था वो चला गया 2400, 1300 अरब किधर गया। अगर आप ये काउंट कर लें, और इसके साथ ये अगली मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं ना, उनका टोटल लॉस है 1800 अरब का। अगर आप ये पैसा जमा कर लें, सवाल ये पैदा हो रहा है, ये जो लॉस है किधर जा रहा है, किसी के पेट में तो जा रहा है ना। ये है असल पाकिस्तान का इशू, ये है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी हम बात नहीं कर रहे। और अगली खबर भी सुन लें, ये जो मुल्क बना था 5 दरियाओं की ज़मीन थी, सारा भी सिंध भी मेरा है। अगले साल पाकिस्तान $6 बिलियन तक गंदम, चीनी और कॉटन, $4 बिलियन जो 600 अरब बनता है। यानी कि वो पूरी दुनिया जिसको पंजाब कहती थी, पाकिस्तान कहती थी, गंदम होगा, चीनी होगी, अब हम दूसरों से $4 अरब। ये तो मलिक साहब की बात इसलिए ठीक है कि आपका एक तो ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक पैराडाइम वो तो फारो हो गया। अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। देखें इस पास काजी साहब, मलिक साहब 100% ठीक कह रहे हैं। देखें काश इमरान खान साहब ये 2.5 साल डोर डाकू ना करते, अवाम की बेहतरी के लिए अमली इकदामत करते, जुबानी जमा खर्च नहीं, अवाम को उनके हकूक देते। ये अगर पेट्रोल 10 दफ़ा महंगा हुआ, बिजली 10 दफ़ा हुई, गैस 10 दफ़ा हुई, अंडे 240 पे चले गए। वज़ीर आज़म को चाहिए PDM को भूल जाए, नैब को अपना काम करने दे, अवाम को उनके हकूक दे। अगर ना दिया तो जो भारत में किसान निकले हैं, जिसका आप खुद कहते हैं कि एक माह में
26 लोग बेचारे फौत हो गए हैं, वजीर आज़म डरे उस वक्त से। भट्टी साहब, इन्हें तर्जमानों के इजलासों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आपका भाई ये गाली तू उसको दे दे, तू गाली दे दे, भाई किसी को भी गाली दे दोगे आपकी जुबान खराब होगी। आप अमली इक़दामत करो। देखें ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। अब आपकी सारी रिपोर्टें ये कहती हैं कि ये कार्टल बन गए, इन कार्टल को तोड़ो, जो कि इमरान खान की जिम्मेदारी है। अब ये कार्टल तोड़ने के लिए या तो फिर वो क्या करे कि जनाब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पीछे हटे, सरकार खुद ले आए। वो अबू बकर खुदाबख्श कहते हैं कि तमाम रेगुलेटरी इदारे खत्म, फारग, काउंटर प्रोडक्टिव है, उनको बंद करें फिर। अच्छा, किसी काजी साहब मैं आपसे अदब करूंगा, आप मलक साहब को ना फिर थोड़ा सा मेरी बात सुने। LMG का स्कैंडल आया, चीनी आया, पेट्रोल आया, 10 स्कैंडल आया। इमरान खान साहब ने बताया, एक बंदा बता दे जिसे एक पैनी रिकवर की। मैं बताऊं आज मैं मुल्जिमों के नाम बता दूं। मेरा नाम बताए। नहीं मैं तो थोड़ा नाम नहीं लेना, तो बेचारे बहुत मासूम हो। बताओ ना, मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने हमें ये आज से 25-30 साल पहले कहा था कि हुकूमत का कोई काम नहीं है कारोबार करना, वेलफेयर NGO करेगी, ये असासे हम अपने प्यारों को देंगे, बैंक टके टके में बेच देंगे, पानी आपको प्राइवेट मिलेगा, तालीम आपको प्राइवेट मिलेगी, ये कौन थे? ये किसने शुरू किया था? ये आपका इकोनॉमिक, आपसे मुराद है उनका इकोनॉमिक मॉडल था जो आज मलक साहब इमरान को साल का काजी साहब भी इमरान को ये समझना चाहिए, इमरान को ये समझना चाहिए कि इट इज कमिंग डाउन, क्रैशिंग नाउ। एक और चीज है मेरे ख्याल में जो अच्छा क्रिकेट पे आना है, टाइम कम है, क्रिकेट से रिलेट करने लगा। हमारा जो इंटरनेशनल ये इकोनॉमिक फेलियर के साथ जो बैलन अक़वामी वाला फेलियर हुआ, ICC बेसिकली दुनिया चलती है परसेप्शन पे। हमारा दुनिया की तारीख में वाहद एक क्रिकेट का कैप्टन होगा जो वज़ीर आज़म बना है, और हमारा ख्याल था कि जो एक्सपीरियंस है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, 24-25 साल उन्होंने दुनिया का टॉप क्रिकेट खेला है। औरतों में, मर्दों में 2020 वन डे टेस्ट, कहीं पे एक पाकिस्तानी प्लेयर का नाम नहीं है। 10 साल में एक प्लेयर हम इंटरनेशनल, जो क्रिकेट का कप्तान क्रिकेट नहीं ठीक कर सकता, बाकी मैं समझता हूं उन्होंने बहुत एक गलती की है। और मेरे एक राय सुन ले जो हमारा ये भी फॉरेन पॉलिसी का इशू है कि UAE ने 40 जहाज खरीदे हैं फ्रांस से, और उन्होंने पता है इंडिया के साथ क्या मुआहदा किया कि अगर इंडिया को किसी वक्त जरूरत पड़े तो इंडिया हमारी ये 40 जहाज यूज कर सकता है। ये है UAE के इंडिया के रिलेशन। इंडिया की भी हमें पता है उसकी हालत, छोड़ें जो उसकी हालत हो रही है उसके किसानों से पूछें, वो बाहर नहीं निकल सकते। मेरा ख्याल है कि इनको भी कोई, नजम सेठ साहब हमारे बड़े मोहतरम है, इस जैसा कोई इंतहाई क्रिकेट का माहिर जिसने बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, इमरान खान को उसे लगा देना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ इमरान खान क्रिकेट को और ये तर्जमानों की बजाय आवाम को उनके हकूक देने के लिए अमली जदोजहद करनी। महंगाई का खौफनाक जिन बोतल से बाहर हो रहा है, कादी साहब ये बात मलिक साहब मेरी सिर्फ इतनी राय, बेरोजगारी और करप्शन बहुत ज्यादा, ये जो इकोनॉमिक सेटअप लगा है, पटवारी को ठीक कर दे इमरान खान साहब, मैं आपको सलाम सारा इकट्ठा हो रहा है, ये मलबा सारा इमरान खान साहब पे पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने, मैं आज आपको एक और बात बता दूं, ये जितने हमारे एलीट इकोनॉमिस्ट हैं, एलीट जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये 30 साल पहले के पड़े हुए हैं, आगे ये सिलेबस फारग हो गए हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।